नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का जो भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1991 वाला पार्ट है। इसके जितने भी महत्वपूर्ण MCQ है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। और CBSE टर्म 1 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ का अभ्यास करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था प्रणाली थी। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी थी, मुक्त अर्थव्यवस्था थी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के योजना आयोग ने अपने उद्देश्य कहाँ से प्राप्त किए थे। भारत के योजना आयोग ने अपने उद्देश्य कहाँ से प्राप्त किए थे। तो इन्होंने भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों से भारत के योजना आयोग ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने अपने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना प्रारूप को अपनाया। कौन से देश ने। तो देखिए, भारत, चीन, पाकिस्तान, उपरोक्त सभी। तो पंचवर्षीय योजनाओं को भारत ने भी अपनाया, चीन ने भी अपनाया, पाकिस्तान ने भी अपनाया। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी ने अपनाया था। प्रश्न नंबर 5 है, उस निकाय का नाम बताइए जो भारत की योजना के मसौदे को अंतिम मंजूरी देता है। तो अंतिम मंजूरी देने का काम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 हमारा, औद्योगिक नीति सुधार प्रस्ताव ने उद्योगों का वर्गीकरण किया। उद्योगों का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया था। जो हमारा औद्योगिक नीति सुधार प्रस्ताव आया था तो उसने 3 भागों में उद्योगों को बांट दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, जोतबंदी तथा मध्यस्थों का उन्मूलन भाग है। किसका भाग है ये। तो भारत में जो भूमि सुधार हुए थे उसका भाग है जोतबंदी तथा मध्यस्थों का उन्मूलन। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तीनों ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गेहूं क्रांति को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है और हरित क्रांति को गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। आत्मनिर्भरता का आशय अनदेखा करना है। किसको अनदेखा करना है। तो आत्मनिर्भरता का आशय जो है वो निर्यात को किसे अनदेखा करना है। ठीक है, तो अनदेखा हम करेंगे क्या, आयात को हम अनदेखा करेंगे। यानी कि जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आत्मनिर्भर की स्थिति वह होती है कि हमें दूसरे देशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने आप में आत्मनिर्भर है तो हम अपने यहीं उन वस्तुओं का उत्पादन कर लेंगे। आगे चलते हैं, भारतीय नियोजन के वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो भारतीय नियोजन यानी कि इंडियन प्लानिंग जो थी, पंचवर्षीय योजनाएं जो आई, उसका वास्तुकार किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है PC महालनोबिस को जो है भारत की योजनाओं का वास्तुकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, भू सुधार जो है पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य नहीं था, बल्कि संवर्धी, समानता तथा आधुनिकीकरण पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि सामाजिक न्याय के साथ संवर्धी, यानी कि संवर्धी तो हो, अर्थव्यवस्था हमारी बढ़े तो सही, लेकिन क्या हो, सामाजिक न्याय हो, सब में समानता हो। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा का बाह्य स्रोतीकरण किया गया। यानी कि पंचवर्षीय योजना में जो बाह्य मुद्दे लिए गए थे वो कौन से देश से लिए गए थे। वो लिए गए थे रूस से। ये हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, किस पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना, आगे क्वेश्चन आएगा और नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आगे हमारा, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखो, संवर्धी था, आत्मनिर्भरता था, BOP में संतुलन हमारा नहीं था। तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, डैश विकास का एक अच्छा संकेत है जो लगातार वृद्धि कर रहा है। डैश विकास का एक अच्छा संकेत है जो लगातार वृद्धि कर रहा है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है विकास का एक अच्छा संकेत होता है, इसमें वृद्धि होती है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। पंचवर्षीय योजना के सामान्य उद्देश्य, क्या क्या सामान्य उद्देश्य। आधुनिकीकरण,
समृद्धि, आत्मनिर्भरता, तीनों ही सामान्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार उद्योगों को वर्गीकृत करने के लिए अपनाई गई नीति है। कौन सी नीति को अपनाया गया था? क्षेत्रीय समानता, ये भी अपनाई गई, घरेलू उद्योगों को संरक्षण, निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि, तो डी हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों से प्राप्त नहीं होता? किस क्षेत्र से प्राप्त नहीं होता? तो विदेशी क्षेत्र से प्राप्त नहीं होता है, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, भू सुधार कार्य का प्रारंभ सही दिशा में किया गया लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, भूमि सुधार के जो कार्यक्रम थे वो सही दिशा में थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्यों? राजनीतिक चाहत का अभाव सही है, किराएदारों के अपर्याप्त आंकड़े, दोनों ही सही है, हमारा ए और बी दोनों हमारे सही है। आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, जिन वस्तुओं को भारत स्वयं उत्पादित कर सकता है उनका आयात नहीं करना, बिल्कुल सही है। यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये हमारा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से कौन कौन सा आधुनिकीकरण का जो उद्देश्य है वो हमारा होगा, तो देखिए सभी जो है हमारे आधुनिकीकरण के उद्देश्य हो जाएंगे, ए, बी और सी तीनों ही हमारे जो है आधुनिकीकरण के उद्देश्य हो जाएंगे। यहाँ पे हम सी भी लिखेंगे। देखिए आधुनिकीकरण का अर्थ है कि महिलाओं की जो स्थिति है और पुरुषों की जो स्थिति है दोनों में समानता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 में, आत्मनिर्भरता में सम्मिलित नहीं किया जाता। किसी आत्मनिर्भरता में सम्मिलित नहीं किया जाता? विदेशों पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए, विदेशों पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए, विशेष रूप से भोजन खाद्य, विदेशों पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं होगा? तो देखिए आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है उन वस्तुओं के उत्पाद से बचना जो भारत में ही उत्पादित की जा सकती थी, ये हमारा बिल्कुल सही है। विदेशों पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए ये जो है आत्मनिर्भरता का उद्देश्य नहीं था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि जो वस्तुएं भारत में उत्पादित हो सकती है उसे भारत में उत्पादित किया जाए, उसका आयात न किया जाए। जोतबंदी का आशय है, जोतबंदी का क्या आशय है? भूमि की अधिकतम सीमा के स्वामित्व का निर्धारण करना, यानी कि उसमें सीमा निर्धारण की कर दी जाती है कि एक व्यक्ति के पास कितनी अधिक से अधिक भूमि हमारी हो सकती है। भू सुधार निम्नलिखित राज्यों में सफल हुए थे। कौन कौन से राज्यों में सफल हुए? तो केरल व पश्चिम बंगाल में जो है भू सुधार सफल हुए थे। आगे कृषि क्षेत्र में गतिहीनता कौन से घटक के कारण टूट गई? तो कौन से घटक के कारण टूटी? जब हरित क्रांति आई तो इन्हें कृषि क्षेत्र में गतिहीनता को तोड़ा और कृषि उत्पादन में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई थी। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, योजना प्रक्रिया के दौरान शुरू की गई हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश तक सीमित थी। कहाँ तक सीमित थी? तो हरित क्रांति हमारी गेहूं और चावल तक ही सीमित थी। आगे योजना प्रक्रिया के दौरान शुरू की गई हरित क्रांति से पहले भारत राष्ट्र की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन देशों पर आश्रित था? तो अमेरिका जो है भारत को खाद्य आवश्यकताओं को हद सीमा तक ये पूरा करता था और गेहूं का आयात भी यहीं से किया जाता था। प्रश्न नंबर 30 है, लाइसेंस औद्योगिक नीति के तहत उत्पादन विस्तार के लिए कब किया जा सकता है? जब सरकार आश्वस्त है कि अर्थव्यवस्था को वस्तुओं की अधिक मात्रा की आवश्यकता है तो उस समय लाइसेंस औद्योगिक नीति के तहत जो है उत्पादन में वृद्धि की इजाज़त दी जा सकती है। आगे चलते हैं, 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति कहा जाता था, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि लघु पैमाने के उद्योग का प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के लिए जो है लघु उद्योगों का प्रयोग किया जा सकता है। किसी प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का वितरण आवश्यकताओं के आधार पर न करके क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? ये होती है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पर आवश्यकताओं के आधार पर न करके क्रय शक्ति के आधार पर जो है संसाधनों का वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विपणन अधिशेष से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है विपणन अधिशेष से? कृषि उत्पादन का अंश जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है, ये हमारा क्या है? विपणन अधिशेष है। ठीक है, इसको विपणन अधिशेष हमारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, योजना के प्रारंभिक चरणों के दौरान आयातित वस्तुओं के प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग किया जाने वाले माल का उत्पादन करने वाले उद्योगों को विशेष रियायतें दी गई। इस रणनीति का क्या नाम है? ठीक है, इस रणनीति का क्या नाम है? आवक दिखने वाली व्यापार रणनीति इसको कहा जाता है। जब आयातित वस्तु के प्रतिस्थापन के रूप में कोई उत्पादन करता है तो उसे विशेष रियायतें दी जाती है, छूट दी जाती है। घरेलू उद्योगों को संरक्षण किस प्रारूप में दिया गया? कोटा पर शुल्क दोनों के रूप में ही दिया गया था। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों की समृद्धि पर अत्यधिक बल दिया गया क्योंकि औद्योगिक कृषि से अधिक रोजगार, स्थायी रोजगार मिलते हैं, आधुनिकीकरण संवर्धन होता है, अर्थव्यवस्था की समृद्धि होती है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है।
देखिए आगे जो हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं इनको भी जो है एमसीक्यू में शामिल किया जाता है, तो इन्हें भी मैंने अपनी इस वीडियो में शामिल किया है। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र के संवर्धन के लिए राज्य ने एक प्रधान भूमिका अदा की। भारतीय अर्थव्यवस्था को सामाजिक रेखाओं पर विकसित करने के निर्णय ने अर्थव्यवस्था की कमान की ऊंचाइयों को नियंत्रित किया। तो ये किससे संबंधित था? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, डैश का प्रयोग सरकार भारत में आयात वस्तु से भारतीय वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए करती है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रशुल्क और कोटा दोनों का प्रयोग किया जाता है आयात वस्तुओं से भारतीय वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, डैश का आशय आयातित वस्तुओं पर प्राप्त कर से है। जो आयातित वस्तुओं पर कर लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रशुल्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति प्रस्ताव वर्ष डैश में आरंभ हुई। तो देखिए औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है वो 1948 में आया था हमारा, और नई औद्योगिक नीति सुधार प्रस्ताव 1956 में आया था। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, भारत ने डैश अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया। कौन सी अर्थव्यवस्था थी भारत की? मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली थी। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का अंश प्रति वर्ष डैश है। ठीक है, प्रति वर्ष के क्या हो रहा था? उसमें कमी होती जा रही थी कृषि के अंश में। आगे चलते हैं, डैश उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग का अर्थ बताता है। तो यदि हमारी टेक्नोलॉजी उन्नत हो रही है तो उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है कि आधुनिकीकरण हो रहा है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, आयात प्रतिस्थापन का आशय आयात के प्रतिस्थापन की नीति है जिसका उत्पादन डैश के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? घरेलू अर्थव्यवस्था में आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है जिस वस्तु का हम आयात कर रहे थे उसी वस्तु का देश में उत्पादन किया जाना। अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल है जो विशेष रूप से किसके स्वामित्व में होंगे? तो सरकारी जो उद्योग होते हैं उनको अनुसूची ए में रखा गया था। आगे हमारा, आवक दिखने वाली व्यापार रणनीति को देश की नीति कहा जाता है। किसकी नीति कहा जाता है? आयात प्रतिस्थापन नीति को आवक दिखने वाली व्यापार रणनीति कहा जाता है। देखिए आगे हमारा, सत्य व असत्य आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो हमारे सही और गलत, ट्रू और फॉल्स वाले प्रश्न होते हैं उन्हें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में शामिल किया जाता है। तो ये भी मैंने इसमें जो है शामिल किए हैं। तो इसमें हम आगे चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लघु पैमाने के उद्योगों के लिए सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो एसएसआई पूंजी प्रधान केंद्रित है, इसलिए उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो देखिए जो एसएसआई होता है, ठीक है, स्मॉल जो हमारे उद्योग होते हैं ये हमारे पूंजी प्रधान नहीं होते बल्कि ये श्रम प्रधान होते हैं, इसलिए सत्य नहीं पूछा है तो इसमें हमने सी ऑप्शन को लगा दिया है। आगे चलते हैं, आगे हमारा ऑप्शन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन को पहचानिए। सत्य कथन कौन सा है? हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रचार ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्रदान करने में सक्षम बनाया। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सही है कि हरित क्रांति जब हुई तो फिर क्या हुआ कि भारत अपने खाद्यान्न में जो है आत्मनिर्भर हो गया था। तो सही कथन पहचानना था, ये हमने इसमें चूज कर लिया है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3 है, असत्य कथन को हमने पहचानना है। असत्य कथन कौन सा है? पहली योजना एक विस्तृत कृषि योजना थी, सही है। भारत में योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी निर्भरता के साथ हुई, सही है। भारत के नियोजन में केवल आर्थिक क्षेत्र के क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया, ये हमारा गलत है। तो असत्य हमें छांटना था, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन कौन सा है? आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य विदेशी उद्योगों का घरेलू उद्योगों से संरक्षण करना है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, जबकि गलत है। आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य क्या होता है कि विदेशों में जो हम विदेशों से वस्तुओं का आयात कर रहे हैं उसे अपने घरेलू क्षेत्र में ही उत्पादित करना। आगे हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। फिर से हमें असत्य कथन पहचानना है। एसएसआई क्षेत्रीय संवर्धन में संतुलित को प्रोत्साहित करता है, सही है। आयात संवर्धन विदेशी विनिमय को बचता है, क्या ये हमारा सही है? नहीं, ये हमारा गलत है कि आयात में यदि हम बढ़ोतरी करेंगे तो विदेशी विनिमय की बचत होती है, ये हमारा गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो देखिए गलत कथन बताना है। आयात नीति का उद्देश्य आयात को घरेलू उत्पादन में बदलने और प्रतिस्थापन से है, सही है। विपणित अधिशेष विभाग है जो कृषि उत्पादन के घरेलू उपभोग के बाद बचता है, सही है। हरित क्रांति के पहले चरण में जोतबत्ती तथा भू सुधार की नीतियों को अपनाया गया था, ये गलत है। तो हरित क्रांति के पहले चरण में ऐसा नहीं हुआ था बल्कि ये दूसरे या तीसरे चरण में हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए आधुनिकीकरण का अर्थ केवल नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रतिबंधित करना है, बल्कि गलत है। आधुनिकीकरण का अर्थ होता है नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आना।
भू सुधार तथा हरित क्रांति वे पहल है जिसकी सहायता से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। बिल्कुल सही है, सत्य कथन ढूंढना था हमें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन ढूंढिए। असत्य ढूंढना है, औद्योगिक लाइसेंसिंग पर अत्यधिक विनिमय ने सार्वजनिक क्षेत्र के रूपों को अधिक कुशल बनने से रोका। सही है, सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र द्वारा योगदान व्यावसायिक संरचना कहलाती है। सही है, भूमि सुधार का उद्देश्य किसानों के बीच फैली चौड़ी असमानता को कम करना है। ये हमारा गलत है। ठीक है, तो यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारे कथन आधारित वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न। जो कथन होते हैं, स्टेटमेंट होती है, उनके ऊपर भी आधारित एमसीक्यू आपके सीबीएसई टर्म 1 के एग्जाम में आएंगे। तो इसको भी मैंने अपनी वीडियो में शामिल किया है। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में सारे उन प्रश्नों को हर एक चैप्टर से लिया हुआ है जो आपके सीबीएसई टर्म 1 के एग्जाम में आएंगे। तो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायकी है। ठीक है, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायकी है, बिल्कुल सही है ये। किसानों द्वारा किसी भी नई तकनीक को जोखिम भरा माना जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, समानता का उद्देश्य बिचौलियों का उन्मूलन पूर्णतः रूप से करना था। ठीक है, समानता का उद्देश्य बिचौलियों का उन्मूलन पूर्णतः रूप से करना था, ये हमारा गलत है। जबकि समानता के अंदर, समानता जो है एक ब्रॉड अवधारणा है, बिचौलियों का उन्मूलन ही नहीं है, इसमें भूमि सुधार को भी शामिल किया जाता है। बिचौलियों के उन्मूलन से लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क स्थापित हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय भारतीय योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं, ये हमारा जो है सही है। अगला है, भारत ने नियोजन को उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग तथा सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए अपनाया गया था, ये भी हमारा सही है। दोनों ही कथन हमारे सही है। प्रश्न नंबर 4 है, कथन 1, आयात प्रतिस्थापन में औद्योगिकरण एक व्यापार और आर्थिक नीति है जो घरेलू उत्पादन के साथ विदेशी आयात को बदलने की वकालत करती है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, इस आधार पर आधारित है कि किसी देश को औद्योगिक उत्पादों के स्थानीय उत्पादन के माध्यम से अपनी विदेशी निर्भरता को कम करने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही है ये हमारा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि लघु पैमाने के उद्योग सामान्य तथा श्रम प्रधान समझे जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रम प्रधान होते हैं, पूंजी प्रधान नहीं होते। लघु पैमाने के उद्योग क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र ने एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण कर एक उल्लेखनीय योगदान दिया, तो गलत है ये हमारा। ठीक है, औद्योगिक आधार का निर्माण जो है सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही नहीं किया गया, इसमें निजी क्षेत्र का भी योगदान रहा था। कुछ निश्चित और गैर आवश्यक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का एक अधिकार जारी है जिसे निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये हमारा जो है गलत है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या है, गलत है, सत्य है। आगे हमारा गैट जो है WTO के लिए उत्तराधिकारी संगठन था, ये हमारा बिल्कुल सही है। गैट की स्थापना 1923 में 48 देशों ने की थी, गलत है। गैट की स्थापना 1923 में नहीं हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गैट WTO के लिए उत्तराधिकारी संगठन था, बिल्कुल सही है ये हमारा। ठीक है, गैट जो है WTO के लिए उत्तराधिकारी संगठन था, गलत है। बल्कि इसका क्या होना चाहिए कि WTO गैट के लिए उत्तराधिकारी संगठन था। WTO 1948 में शुरू किया गया था, ये भी हमारा क्या है, गलत है। WTO की स्थापना जो हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी और ये गैट के स्थान पर लाया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि वैश्विक रियासत से उर्वरक और कीटनाशक उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है, सही है ये हमारा। यदि सहायकी समाप्त कर दी जाए तो गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता बढ़ेगी, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि कथन 1, WTO प्रतिस्पर्धा को खत्म करने और सदस्य देशों द्वारा वैश्विक बाजार तक पहुंच का इरादा रखता था, बिल्कुल सही है। इससे द्विपक्षीय व्यापार के साथ साथ बहुपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया। तो देखिए, मैंने इस पाठ में आपके जितने भी महत्वपूर्ण MCQ थे वो मैंने अपनी इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये जो इतने सारे इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो पहुँच सकें। और आगे के चैप्टर्स के इसी तरह के MCQ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।